हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशनल डिजीजेस से और आज इस टॉपिक को पूरा कम्प्लीटली कवर कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हेल्थ एंड डिजीजेस के बारे में। ठीक है, और इससे पहले की सारी टॉपिक्स कंप्लीट हो चुकी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सो न्यूट्रिशनल डिजीजेस, तो ये क्यों होता है? तो ये इसलिए होता है क्योंकि डाइटरी डेफिशिएंसीज है। ठीक है, डाइट में आपका जितना न्यूट्रिशन होना चाहिए उतना नहीं अगर हो पाए, या एक्सेस हो जाए, ठीक है, या इम्बैलेंस हो जाए, ठीक है, न्यूट्रिशन इनटेक में, तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर डेफिशिएंसी है तो क्या हो जाएगा, माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, एक्सेस है तो ओबेसिटी हो जाएगा, क्रोनिक इलनेस भी हो सकता है। ठीक है, तो मेजर टाइप ऑफ अंडर न्यूट्रिशन अगर हम देखें तो क्या सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ठीक है, कि ये अंडर न्यूट्रिशन है। एंड दूसरा जो इशू है वो ओवर न्यूट्रिशन का भी हो जाता है कि ओबेसिटी और डाइट रिलेटेड क्रोनिक डिजीज हो जाता है। ठीक है, तो जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है इंक्लूड देखें तो विटामिन डिफिशिएंसी के वजह से, आयरन डिफिशिएंसी के वजह से एनीमिया होता है, या आयोडीन डिफिशिएंसी, ये सब कॉमन है। तो अब जो है इस टॉपिक को समझते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर देखने के लिए हमें मिलता है क्या, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो इसमें मेरास्मस हो जाता है और ख्वासियोरकर हो जाता है। ठीक है, ये प्रोटीन डिफिशिएंसी डिजीज़ है। ठीक है, ख्वासियोरकर और मेरास्मस क्या है, ये जो है सीवियर कैलोरी डिफिशिएंसी है और इमेंसिएशन। ठीक है, तो समझते हैं। देन नेक्स्ट ओबेसिटी हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पे सिर्फ यही बात नहीं है, इंडिया में डबल बर्डन देखने के लिए मिल रहा है, माल न्यूट्रिशन का भी बर्डन देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें माल न्यूट्रिशन में अगर हम देखें तो एक तो हमें कम मिल रहा है, दूसरा ओवर न्यूट्रिशन हो रहा है। ठीक है, कि एक तो अंडर न्यूट्रिशन है, दूसरा ओवर न्यूट्रिशन है। तो अगर ओवर न्यूट्रिशन है तो इसकी वजह से ओबेसिटी, डायबिटीज मेलाइटस या कार्डियोवास्कुलर डिजीज वगैरह हो सकता है। देन विटामिन डिफिशिएंसीज कुछ है जो कि काफ़ी कॉमनली देखने के लिए मिलता है। विटामिन ए के वजह से नाइट ब्लाइंडनेस या जीरो ऑप्थेल्मिया, विटामिन सी के वजह से स्कर्वी, विटामिन डी के वजह से रिकेट्स चिल्ड्रन में और बड़ों में ऑस्टियोमेलेसिया। ठीक है, देन फोलेट और B12 की वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। नायासिन या B3 के वजह से पेलेग्रा, थायामीन B1 की वजह से बेरीबेरी। तो ये कॉमन है और भी हम आगे टाइप्स देखेंगे। देन मिनरल डिफिशिएंसी की वजह से भी डिजीज हो सकता है। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, आयोडीन की वजह से ग्वाइटर और क्रेटिनिज्म हो सकता है, और कैल्शियम की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है अगर कैल्शियम कम हो तो। ठीक है, देन ईटिंग डिसऑर्डर भी हो सकता है। ईटिंग डिसऑर्डर में एक होता है एनेरोक्सिया नर्वोसा, दूसरा होता है बुलिमिया नर्वोसा। तो एनेरोक्सिया नर्वोसा क्या है, सेल्फ स्टारवेशन है। ये यहाँ पे इंटेंस फेयर होता है कि ठीक है वेट बढ़ जाएगा, इसीलिए लोग क्या करते हैं कि अंडर वेट रहने के लिए उनको न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिल पाता है। ठीक है, सीज सेल्फ एज फैट इवन व्हेन थिन, और ये इतना साइकोलॉजिकल डिजीज है कि खुद को वो फैट जो भी है समझ रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में थिन ही है। ठीक है, तो यहाँ पे वो एक्सेसिव एक्सरसाइज कर सकता है या कैलोरी का ऑब्सेशन होगा कि ठीक है ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो इसके वजह से वीकनेस या हार्मोनल इश्यूज या हार्ट रिस्क या हाई मॉर्टेलिटी हो सकता है। ये इतना डेंजर हो जाता है। तो ये हो गया एनोरेक्सिया नर्वोसा, मतलब सेल्फ स्टारवेशन। नेक्स्ट देखते हैं बुलिमिया नर्वोसा। इसमें क्या होता है, बिंज पर्ज साइकिल। तो ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें कि रिपीटेड ओवर ईटिंग हो रहा है। देन फिर ये डर भी लग रहा है कि ठीक है वेट जो है बढ़ जाएगा, तो इसके वजह से फिर पर्ज करते हैं। मीन्स क्या करते हैं, जितना से जितना हो सके एक कैलोरी इनटेक को कम करने की कोशिश करते हैं, चाहे वोमिटिंग से हो या कोई लेग्जेटिव्स लेकर के, या फास्टिंग कर रहे हैं या ओवर एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो बॉडी वेट यूजुअली नॉर्मल होता है, लेकिन यहाँ पे फीलिंग ऑफ गिल्ट एंड शेम ये सब कुछ आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, माल न्यूट्रिशन हो जाता है। इसीलिए टूथ इरोजन, इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाता है कि पहले तो यहाँ पे रिपीटेड ओवर ईटिंग होता है, फिर उस गिल्ट के वजह से फिर या ये थॉट कि ठीक है वेट बढ़ जाएगा, फिर इसके वजह से ये सब कुछ कर देते हैं। तो ये क्या है, बुलिमिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये सब क्या है, ईटिंग डिसऑर्डर है। ठीक है, इसमें सेल्फ स्टारवेशन हो रहा है और इसमें पहले बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, फिर कैलोरी को बहुत ज़्यादा घटा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ इश्यूज है। देन अब कॉजेज एंड इफेक्ट्स देख लेते हैं। ठीक है, तो कॉजेज क्या है, इनसफिशिएंट अगर फूड इनटेक है, या पुअर डाइट चॉइसेस है, या माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है कि इसको फूड मिल रहा है प्रॉपर्ली लेकिन एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है कोई। ठीक है, मेटाबॉलिज्म प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वेट लॉस हो जाएगा, मसल्स या
फैट जो है कम हो जाएगा, वेस्टिंग हो जाएगा, ग्रोथ भी रिटार्ड हो जाएगा, इम्पेयर्ड इम्यूनिटी या मेंटल चेंजेस और इंक्रीज मोर्टेलिटी भी हो सकता है। तो मैनेज कैसे किया जाएगा इन न्यूट्रिशनल डिजीज को? डाइटरी मॉडिफिकेशन से न्यूट्रिएंट का सप्लीमेंट दिया जा सकता है, ठीक है। देन थेराप्यूटिक डाइट की से ठीक किया जा सकता है। तो अब डिटेल में समझते हैं टाइप ऑफ न्यूट्रिशनल डिजीजेस को। सबसे पहला हम देखते हैं इंपॉर्टेंट है जो कि है मैक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी। तो इसमें आता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है, जो कि कॉमनली देखा जाता है डेवलपिंग कंट्रीज में। और क्यों होता है? इनएडिक्वेट प्रोटीन प्लस कैलोरी इनटेक की वजह से। देन ख्वाशियोरकर, तो इसमें क्या होता है कि प्रोटीन का डेफिशिएंसी हो जाता है इवन विद एडिक्वेट कैलोरी इनटेक, की कैलोरी इसको मिल रहा है, कार्ब मिल रहा है, लेकिन प्रोटीन कम हो गया। तो इससे अपीयरेंस कैसा दिखेगा? स्वॉलन, ब्लोटेड बेली, फैटी लुक बट विथ मसल्स वेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन डेफिशिएंसी है तो इसीलिए प्रोटीन की वजह मसल्स वगैरह का काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा, थिन लिम्स होगा, लेकिन पेट स्वेलन होगा, ठीक है। तो अदर सिम्टम्स अगर देखें तो फ्लैकी स्किन होगा, डीपिगमेंटेड हेयर, इरिटेबिलिटी होगा, इनलार्ज लिवर या पुअर एपेटाइट या इम्यून सिस्टम भी इसका काफ़ी वीक होगा, ठीक है। देन मेरास्मस, तो इसमें क्या होगा? सीवियर डेफिशिएंसी, ठीक है, ऑफ बोथ प्रोटीन एंड कैलोरीज। हमने ख्वासियोरकर में देखा कि यहाँ पे कैलोरी मिल रहा है लेकिन प्रोटीन नहीं मिल रहा है, और यहाँ पे प्रोटीन और कैलोरी दोनों नहीं मिल पाएगा अलॉन्ग विद अदर न्यूट्रिएंट्स, और अदर न्यूट्रिएंट्स की भी कमी देखा जाएगा। तो इसमें एक्सट्रीमली थिन स्किन और बोन, जो यहाँ इतना मतलब थिन है कि स्किन और बोन सिर्फ ऐसा लग रहा है, यहाँ पे मसल्स का सीवियर लॉस हो जाता है। कोई सब क्यूटेनियस फैट तो रहता ही नहीं है क्योंकि मसल्स का लॉस हो चुका है, होने लग जाता है। तो यहाँ ड्राई स्किन बट टिपिकली गुड एपेटाइट एंड लेस लिवर इन्वॉल्वमेंट देन ख्वाशियोरकर, ठीक है। ये सब क्यों हो रहा है जनरली? क्योंकि अगर प्रॉपरली फूड नहीं मिल पा रहा है तो इसके वजह से ये प्रोटीन एनर्जी का माल न्यूट्रिशन देखने के लिए मिलता है, स्पेशली डेवलप्ड कंट्रीज में देखने के लिए मिलता है। तो जो है चिल्ड्रन में बेसिकली होता है, और आप देख सकते हैं कि इस टाइप का अपीयरेंस हो जाता है। मेरास्मस में एक्सट्रीमली थिन, ठीक है, स्किन और बोन ही सिर्फ ऐसा लग रहा होता है कि होता है, ठीक है, थिन और ब्रिटल हेयर हो जाता है, और यहाँ पे फेस कुछ इस टाइप का हो जाता है, आप देख सकते हैं, सीमियन, और लॉस ऑफ मसल्स एंड मास, ठीक है। देन इसका क्या होता है? मून फेस हो जाता है, थिन और ब्रिटल हेयर, और इस टाइप से बल्जिंग एब्डोमेन। ख्वाशियोरकर में ऐसा होता है। तो इसमें हमने क्या देखा कि कैलोरी इनटेक मिल रहा है पर प्रोटीन नहीं मिल रहा है, और यहाँ पे दोनों ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब समझते हैं कि जब इनिशियल स्टेज होता है माल न्यूट्रिशन और स्टारवेशन का, तो बॉडी सबसे पहले क्या करता है? ये कंज्यूम करता है जो भी स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लाइकोजन, सबसे पहले उसको यूज़ करता है जो भी लीवर और मसल्स में होता है क्विक एनर्जी के लिए, ठीक है। तो ये कितने देर तक रहेगा? तो ये सिर्फ 24 to 72 आवर तक इसका यूज़ किया करके बॉडी अपना जो भी है फंक्शन को कर सकता है। जैसे ही ये ग्लाइकोजन डिप्लीट हो गया तो अब बॉडी को तो एनर्जी चाहिए, बॉडी का जो भी ऑर्गन है, जो भी चल रहा है, ब्रेन है और जितने भी सारे ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन है, इनको क्या चाहिए? तो एनर्जी चाहिए। तो बॉडी शिफ्ट्स टू बर्निंग स्टोर्ड बॉडी फैट। तो अब क्या होगा? जो बॉडी में फैट स्टोर है तो अब इसको ये बर्न करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब जैसे जैसे स्टारवेशन कंटिन्यू रहेगा तो ये मसल्स टिश्यू को भी ब्रेक डाउन करने लगेगा और प्रोटीन को भी ब्रेक डाउन करने लगेगा। तो ये सबसे लास्ट में होगा, मतलब कि जब सब कुछ खत्म हो गया बॉडी में और कहीं से भी कोई न्यूट्रिशनल इंटेक नहीं मिल पा रहा है, सबसे लास्ट में प्रोटीन के ऊपर अटैक करेगा। तो इनिशियल फेज में ग्लाइकोजन, ठीक है, जो कि स्टोर होता है लीवर और मसल्स में। सेकेंडरी फेज में एडिपोज टिश्यूज, यहाँ पे फैट जो है स्टोर होता है। दूसरे फेज में फैट को स्टोर करेगा, और एडवांस फेज में फिर क्या होगा कि मसल्स, टिश्यू, स्किन, हेयर, नेल्स, सब कुछ का लॉस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब एक और कंडीशन होता है कीटोसिस, इसको समझते हैं। अगर लॉन्ग टर्म जो है कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी रह गया तो ये हो सकता है। तो यहाँ पे बॉडी क्या यूज करेगा? फैट को यूज करेगा और प्रोड्यूस करेगा कीटोन बॉडीज। तो इसमें क्या क्या फीचर्स हो सकता है? स्वीट, फ्रूटी, ब्रेथ ऑर्डर, फटीग, नोजिया, ये सब हो सकता है। देन अब देखते हैं कि एसेंशियल फैटी एसिड का अगर डेफिशिएंसी हो, क्योंकि अगर लो इंटेक हो रहा है किसका? ओमेगा 3 का या ओमेगा 6 फैटी एसिड का, तो प्रॉब्लम हो सकता है। और यहाँ पे क्या होगा? अगर ओमेगा 3 का कमी हो गया तो कोरोनरी हार्ट डिजीज हो सकता है, ठीक है। इंपेयर्ड कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, तो लो ओमेगा 3 इंडेक्स इज इक्वल टू हाइयर मोर्टेलिटी रिस्क फ्रॉम हार्ट डिजीज। तो ये जितना कम मिलेगा तो हार्ट डिजीज का जो है मोर्टेलिटी रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है।
अब समझते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट कहने का मतलब है कि ये ऐसा न्यूट्रिएंट्स है कि हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए, ठीक है। जब हम मैक्रो की बात करते हैं तो लार्ज अमाउंट में चाहिए, ये बॉडी बिल्डिंग के लिए, स्ट्रक्चर के लिए ज़रूरी है। एंड देन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ये बॉडी के फंक्शंस के लिए ज़रूरी है और ये काफ़ी स्मॉल अमाउंट में चाहिए, इसीलिए इसको कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो अब समझते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी से क्या होगा। अगर विटामिन ए नहीं है तो क्या हो सकता है, जीरो ऑप्थेल्मिया हो सकता है, बिटॉट स्पॉट्स हो सकता है, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस, केराटोमेलेसिया एंड परमानेंट ब्लाइंडनेस। तो बेसिकली आंखों का डिजीज जो है विटामिन ए की वजह से होगा, जो कि सिंपली सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस पूछा जाता है, ठीक है, और जीरो ऑप्थेल्मिया पूछा जाता है। तो विटामिन ए की कमी से ये सब कुछ हो सकता है। देन विटामिन B1 की कमी से हो सकता है बेरी, ठीक है। वेट बेरी अफेक्ट्स कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ड्राई बेरी अफेक्ट्स CNS, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो अब बेरी भी दो तरीके का होता है, वेट बेरी जो कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करेगा, और जो ड्राई बेरी होता है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा और क्या कॉज करेगा, इंपेयर्ड मोटर फंक्शन एंड नंबनेस, ठीक है। देन विटामिन B3 इसके वजह से होगा प्लेग्रा, ठीक है। प्लेग्रा क्या है, डर्मेटाइटिस या डिमेंशिया, डायरिया, ये सब कुछ हो सकता है। देन विटामिन B6 की कमी से होगा एनीमिया, पेरीफेरल न्यूरोपैथी, ठीक है। देन सीबोरिक डर्मेटाइटिस, ग्लोसाइटिस, डिप्रेशन, सीजर, ये सब कुछ हो सकता है। देन इसको याद रखना जरूरी है, विटामिन B12 दैट इज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, और फटीग, वीकनेस, ये सब हो सकता है। B9 की कमी से भी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा, पैनसाइटोपेनिया होगा, ग्लोसाइटिस और ओरल अल्सर हो सकता है। देन विटामिन C जो कि कॉमनली पूछा जाता है, स्कर्वी यानी गम डिजीज होगा, और बिहेवियरल और मूड चेंजेस भी हो सकता है। तो विटामिन C के वजह से क्या हो सकता है, गम डिजीज। देन अगर विटामिन D कम है तो इसके वजह से हाइपोकैल्सीमिया या हाइपोफॉस्फेटेमिया, ठीक है, रिकेट्स चिल्ड्रन में हो सकता है, ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट में हो सकता है, ठीक है। विटामिन D के वजह से क्या हो सकता है, ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट्स में। देन विटामिन E के वजह से क्या हो सकता है, एटेक्सिया, मायोपैथी, पिगमेंटेड रेटिनोपैथी या विजन का लॉस, ठीक है। क्या क्या हो सकता है, एटेक्सिया, मायोपैथी, पिगमेंटेड रेटिनोपैथी और विजन का लॉस हो सकता है। तो इसमें भी आईज के लिए ज़रूरी है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि ए और ई में क्या है। तो ए में जब नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह रहेगा तो वो ए रहेगा, और रेटिनोपैथी या विजन लॉस है तो ये ई के वजह से भी हो सकता है। देन विटामिन के, तो ये कोआगुलेशन डिसऑर्डर कॉज कर सकता है, ठीक है, हेमरेजिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न। तो इसमें क्या होगा कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के ज़रूरी होता है, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है कि क्लॉटिंग नहीं हो पा रहा है। देन कैल्शियम की वजह से कैटरेक्ट हो सकता है, डेंटल चेंजेस हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा एडल्ट में, ठीक है। अगर कैल्शियम कम है तो बोन कमजोर हो जाएगा, रिकेट्स हो सकता है बच्चों में, ब्रेन ऑल्टरेशंस हो सकता है। तो कैल्शियम भी का भी प्रॉपर अमाउंट बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है। देन आयरन की वजह से माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, तो सबसे ज़्यादा कॉमनली हम सुनते हैं आयरन नहीं है तो क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा, मतलब जो रेड ब्लड सेल्स है वो स्मॉल हो जाएगा, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, ठीक है। देन आयोडीन की वजह से क्या हो सकता है, गॉइटर, थायराइड इनलार्जमेंट हो सकता है। जिंक के वजह से स्किन लीजन, इन्फेक्शन, ससेप्टेबिलिटी, नाइट ब्लाइंडनेस, लो स्पर्म काउंट, स्लो वुंड हीलिंग हो सकता है। देन मैग्नीशियम की वजह से लिंक्ड विथ कोलोरेक्टल कैंसर, ठीक है। तो मैग्नीशियम की वजह से ये सब भी हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस, हाइपरटेंशन, मेटाबॉलिक सिंड्रोम वगैरह भी हो सकता है। सेलेनियम की वजह से केसन डिजीज, ठीक है, कार्डियोमायोपैथी और काशीनबेक डिजीज, अर्थराइटिस, थायराइड इशू, इम्यून प्रॉब्लम्स हो सकता है। फ्लोराइड की वजह से क्या हो सकता है, डेंटल कैरीज, इसको आप याद रख सकते हैं, बोन प्रॉब्लम्स हो सकता है। देन बायोटीन की वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस, डेवलपमेंट डिले, सीजर्स, हेयर लॉस और डर्मेटाइटिस, ये सब कुछ हो सकता है। तो बेसिकली सबसे कॉमनली किसके बारे में पूछा जाता है, विटामिन ए के बारे में पूछा जाता है, विटामिन B3 के बारे में पूछा जाता है, विटामिन B12 के बारे में पूछा जाता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, विटामिन C, विटामिन D, देन विटामिन E के बारे में, विटामिन K के बारे में। तो ये सब क्या है, कॉमनली पूछा जाता है। कैल्शियम को भी आप याद रखिए, ऑस्टियोपोरोसिस, रिकेट्स, ब्रेन ऑल्टरेशन हो सकता है।
अब समझते हैं फूड फोर्टिफिकेशन को। ठीक है, तो फूड फोर्टिफिकेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में कम होता है, तो अगर वो फूड में ही ऐड होगा तो फिर उस चीज़ का प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस ऑफ एडिंग वाइटामिन्स एंड मिनरल्स टू कॉमनली कंज्यूम्ड फूड्स ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। ठीक है, तो कब डाला जाएगा? फूड प्रोसेसिंग के टाइम में उसमें कॉमन जो है कॉमनली क्या डाला जाएगा? वाइटामिन्स या मिनरल्स डाला जाएगा जो हमें जो है माइक्रो क्वांटिटी में उसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो उसको डाला जाएगा, तो उससे क्या होगा? तो न्यूट्रिशनल वैल्यू फूड का बढ़ जाएगा। तो क्यों किया जाता है? क्योंकि ये सेफ है, प्रूवन है और कॉस्ट इफेक्टिव है पब्लिक हेल्थ स्ट्रैटेजी के लिए। इससे क्या होगा? ओवरऑल डाइट का क्वालिटी इंप्रूव होगा और माइक्रो न्यूट्रिएंट का जो डेफिशिएंसी होता है उसको रोका जा सकता है और कंट्रोल किया जा सकता है माल न्यूट्रिशन को। अब देखते हैं इंडियन कंटेक्स्ट में, तो आयोडाइज सॉल्ट, इसमें क्या डाला जाता है? आयोडीन डेफिशिएंसी के लिए आयोडीन को ऐड किया जाता है सॉल्ट में। ठीक है, देन फोर्टिफाइड व्हीट फ्लोर और राइस, तो इसमें जो है आयरन, फॉलिक एसिड या विटामिन B12 को ऐड किया जाता है। देन फोर्टिफाइड मिल्क या ऑयल, तो इसमें विटामिन A और D को ऐड किया जाता है। देन देखते हैं प्रोबायोटिक्स, जिसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है 2022 में। तो प्रोबायोटिक्स क्या है? फूड्स और सप्लीमेंट्स कंटेनिंग लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसमें जो है जिंदा लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे कि बैक्टीरिया और ईस्ट हो सकता है। तो पर्पस क्या है कि इससे मेंटेन रहेगा और इम्प्रूव होगा, ठीक है, गुड बैक्टीरिया, जो कि बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। तो हर बैक्टीरिया का हार्मफुल होता है बॉडी के लिए नहीं, कुछ बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया होता है जो कि बॉडी में होना चाहिए, जो कि सपोर्ट करता है डाइजेशन, गट हेल्थ और इम्यूनिटी को। ठीक है, तो कॉमन एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे कि कर्ड और योगर्ट, इसमें बैक्टीरिया पाया जाता है, ये गुड बैक्टीरिया है। देन कीफर, देन फर्मेंटेड फूड्स और प्रोबायोटिक कैप्सूल्स। तो ये याद रखना है कि प्रोबायोटिक्स क्या है? ये अच्छा है। ठीक है, लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें होता है। देन विटामिन B12, तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है, आजकल ये न्यूज़ में भी है, तो समझते हैं। सोर्स क्या है? तो मेड ओनली बाय बैक्टीरिया नॉट बाय प्लांट्स, तो ये प्लांट के द्वारा नहीं बनता है, ये सिर्फ बैक्टीरिया के द्वारा ही बनता है। तो ह्यूमन को मिलता कैसे है ये? तो एनिमल्स में एक्युमुलेट होता है B12। ठीक है, तो ह्यूमन को ये मिल पाएगा एनिमल फूड के थ्रू ही, चाहे मीट हो, मिल्क हो या एग्स हो, इसी से B12 मिल पाएगा। तो वेजिटेरियन के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि प्लांट में नेचुरली विटामिन B12 नहीं है। ठीक है, तो अगर इस टाइप का स्टेटमेंट बनता है कि प्लांट डू नॉट नेचुरली कंटेन B12, तो ये एक बार के लिए तो लगेगा कि नहीं प्लांट में नेचुरली B12 होता होगा, पर प्लांट में नेचुरली B12 नहीं होता है। ठीक है, तो इससे जो वेजिटेरियन है तो उसमें डेफिशिएंसी का रिस्क हो जाता है, तो इसीलिए फोर्टिफाइड फूड और सप्लीमेंट होना चाहिए, ताकि जो है जो वेजिटेरियन है उसको भी विटामिन B12 प्रॉपरली मिल सके। ठीक है, क्योंकि हमने क्या देखा कि ये सिर्फ एनिमल सोर्स में ही मिलेगा और प्लांट में नहीं मिलेगा। तो और B12 के बारे में और भी न्यूज़ में क्या है कि ये रेगुलेटर ऑफ रेगुलेटर्स है। अब रेगुलेटर कहने का क्या मतलब है? रेगुलेटर ऑफ रेगुलेटर्स समझते हैं। तो ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इन्फ्लुएंस करता है जीन एक्सप्रेशन को, तो जीन तो खुद ही रेगुलेटर है और ये जीन एक्सप्रेशन को अगर इन्फ्लुएंस करता है, इसीलिए रेगुलेटर ऑफ रेगुलेटर्स। ठीक है, तो ये इन्फ्लुएंस करता है जीन एक्सप्रेशन को, मेटाबॉलिज्म को और DNA मिथाइलेशन को। तो ये इनडायरेक्टली जो है बॉडी का बहुत सारा प्रोसेस कंट्रोल करता है। अब ये इंडिया में क्यों ज़रूरी है? ठीक है, क्योंकि B12 डेफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे वेजिटेरियन डाइट है, लो एनिमल प्रोडक्ट लोग लेते हैं, काफ़ी सारे लोग वेजिटेरियन भी होते हैं, तो उनमें विटामिन B12 की कमी होती है। तो इसके वजह से फीटल ग्रोथ जो है पुअर होता है और लॉन्ग टर्म हेल्थ इशू इसकी वजह से देखने के लिए मिलता है। देन हाई रिस्क ऑफ ओबेसिटी एंड डायबिटीज़ लेटर, जो कि डायबिसिटी हम कहते हैं। ठीक है, तो ये मेन इशू है। तो पुणे मैटरनल न्यूट्रिशन स्टडी ने उनको क्या मिला कि अगर लो मैटरनल B12 है, तो बच्चे में अगर माँ के पास ही माँ में B12 कम है, तो जो बच्चा है तो उसमें भी हाइयर रिस्क हो जाएगा ओबेसिटी का। ठीक है, तो इससे इंटरजनरेशनल इफेक्ट दिखा रहा है B12 का। तो मदर्स न्यूट्रिशन इफेक्ट चाइल्ड्स फ्यूचर हेल्थ। ठीक है, तो प्रिया ट्रायल जो कि इंडिया में किया गया, तो उससे क्या पाया गया कि एडोलेसेंट वर गिवन विटामिन B12 सप्लीमेंट। तो एम क्या था कि इम्प्रूव हो सके हेल्थ, ठीक है, उनका, ताकि फ्यूचर चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, तो एडोलेसेंट को क्यों, किस लिए B12 दिया जा रहा है? ताकि हेल्थ फ्यूचर चिल्ड्रन का अच्छा हो सके। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट क्या देखने के लिए मिला कि न्यू बॉर्न वेट प्रोपोर्शन जो
बेटर जो न्यू बॉर्न बेबी थे तो उनमें देखा गया कि हाँ ठीक है, वेट प्रोपोर्शन सही हुआ है और कुछ जीन एक्सप्रेशन भी देखने के लिए मिला है इन कॉर्ड ब्लड। तो इससे जो है इम्प्रूव होगा लॉन्ग टर्म मेटाबॉलिक हेल्थ पोटेंशियल। ठीक है, तो जीन रेगुलेशन रोल है इसका। हाई अगर B12 लेवल होगा तो ये रेगुलेट करता है DNA मिथाइलेशन को। हम DNA मिथाइलेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्या है, केमिकल टैगिंग दैट टर्न जीन ऑन या ऑफ। तो ये जो है जीन ऑन या ऑफ करता है DNA मिथाइलेशन, तो B12 जो है रेगुलेट करेगा DNA मिथाइलेशन को। तो इसीलिए B12 क्या है, एपिजेनेटिक रेगुलेटर है, कंट्रोल्स जीन बिहेवियर विदाउट चेंजिंग DNA, कि DNA को चेंज किए बिना ही ये जीन के रेगुलेटर बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा है। तो इसीलिए क्या कहा जा रहा है, पॉलिसी सजेशन, एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं कि B12 को जो है डाला जाना चाहिए नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसीज में, ताकि ह्यूमन कैपिटल और पॉपुलेशन हेल्थ अच्छा हो सके। अब ह्यूमन कैपिटल से इसका लिंक क्यों है, क्योंकि अगर बच्चे में मदर में कम है तो बच्चे में कम होगा। ठीक है, और अगर बच्चे में कम है तो फिर पॉपुलेशन का हेल्थ कैसा होगा, अच्छा नहीं होगा। ह्यूमन कैपिटल जो भी प्रोड्यूस होगा वो अच्छा ह्यूमन कैपिटल प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, देन ड्रग्स एंड मेडिसिन। तो नेक्स्ट टॉपिक ये है, समझते हैं ड्रग्स क्या हो गया। इसका मतलब है केमिकल सब्सटेंसेस दैट ऑल्टर फिजियोलॉजिकल फंक्शन, कि आपके अंदर जो है जैसे ही ड्रग कोई भी जाएगा, कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो कि आपके फिजियोलॉजिकल फंक्शन को ऑल्टर करे, वो होता है ड्रग्स। ठीक है, ये नेचुरल हो सकता है जैसे प्लांट, एनिमल्स और मिनरल्स से बना, और सिंथेटिक भी हो सकता है कि लैब में बनाया गया हो। ठीक है, तो ये हो गया ड्रग्स, मतलब कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो आपके फिजियोलॉजिकल फंक्शन को ऑल्टर कर सकता है। देन मेडिसिन क्या है, ये थेराप्यूटिकली एक्टिव ड्रग्स है। तो मेडिसिन भी क्या है, ये भी ड्रग्स ही है। ये ड्रग्स के अंदर मेडिसिन आता है, लेकिन इसको थेराप्यूटिकली एक्टिव ड्रग्स है ये, इसको यूज़ किया जाता है। डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं डायग्नोसिस के लिए या ट्रीटमेंट के लिए या प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ के लिए। तो ड्रग्स और मेडिसिन में क्या डिफरेंस है कि ये थेराप्यूटिकली एक्टिव ड्रग्स है। तो अगर मैकेनिज्म देखें एक्शन का, तो ड्रग कैसे एक्ट करेगा, तो ये टारगेट करता है स्पेसिफिक मैक्रो मॉलिक्यूल्स को। ये जाकर किसको टारगेट करेगा, स्पेसिफिक मैक्रो मॉलिक्यूल्स, या प्रोटीन हो या रिसेप्टर या एंजाइम, इन सबको जाकर के ये टारगेट करेगा। देन प्रोड्यूस करेगा बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, और ऑफन ये अफेक्ट करता है नर्वस सिस्टम को। तो सेफ्टी एस्पेक्ट क्या है कि बेनिफिशियल है ड्रग्स जो है, अगर उसको प्रिस्क्राइब किया जा रहा है प्रॉपरली और प्रॉपर डोज में दिया जा रहा है, और अगर हाई डोज में लिया जा रहा है तो ये टॉक्सिक और लिथल हो सकता है। ठीक है, तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन इंडिया समझते हैं कौन कौन रेगुलेट करता है। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 का ये है, रेगुलेट करता है इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स ऑफ ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स को इंडिया में। और की रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ कौन है, तो CDSCO है, DCGI है। ठीक है, तो CDSCO मतलब क्या हुआ, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये नेशनल ड्रग रेगुलेटरी बॉडी है। देन DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये होता है। और हेड कौन है, हेड ऑफ CDSO, ये हेड होते हैं CDSO को, और ये अप्रूव करते हैं जो भी नया ड्रग, वैक्सीन और ट्रायल्स होगा। और स्टेट ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी ये इंप्लीमेंट करते हैं लॉ स्टेट लेवल पे। तो इसको एक बार आप देख लीजिए कि CDSO क्या है, ये है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये नेशनल ड्रग रेगुलेटरी एजेंसी है। और जो DCGI है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ये हेड होते हैं CDSO के। ठीक है, DCGI हेड होते हैं CDSO के, ये अप्रूव करते हैं न्यू ड्रग्स, वैक्सीन्स और ट्रायल्स को। और जो स्टेट ड्रग कंट्रोल अथॉरिटीज़ है, ये स्टेट लेवल पे लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब समझते हैं ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर DPCO को। लीगल बेसिस अगर देखें तो इशूड अंडर एसेंशियल कम्युनिटीज़ एक्ट। तो ये कब कैसे, इसका लीगल बेसिस क्या है, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 इसका लीगल बेसिस है। और पर्पस क्या है इसका, तो ये कंट्रोल करता है प्राइस जो भी एसेंशियल मेडिसिन है उसका, ताकि ओवर प्राइसिंग ना हो और अफोर्डेबिलिटी बना रहे। और इसका इम्प्लीमेंटिंग बॉडी कौन है, तो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है। ठीक है, तो याद रखना है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर कौन सा एक्ट है लीगल बेसिस, तो इशू होता है ये जो है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर, ये याद रखना है। देन इम्प्लीमेंटिंग बॉडी कौन है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। अब देखते हैं कि DPCO के अंदर कौन कौन सा जो है प्रोडक्ट कवर है। ठीक है, एसेंशियल मेडिसिन हो गया, लाइफ सेविंग ड्रग्स, जेनरिक मेडिसिन, मेडिकल डिवाइसेस और जो बल्क ड्रग्स है APIs, वो सब कुछ आ जाता है। ठीक है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स
और रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग मेडिसिन। तो बेसिकली मेडिसिन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसके प्राइसिंग को कंट्रोल करना या उसको देखना, ठीक है, ये किसका काम है, DPCO का काम है, ठीक है। तो ये एसेंशियल मेडिसिन वगैरह, लाइफ सेविंग ड्रग्स, जेनरिक मेडिसिन या मेडिकल डिवाइसेस। अब नेक्स्ट हम समझते हैं फैट्स और लिपिड्स को, ठीक है। तो लिपिड्स को समझते हैं। लिपिड्स का मतलब हो गया वाटर इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, ठीक है, वाटर इनसॉल्युबल है। मतलब लिपिड्स क्या है, लिपिड्स जो है हाइड्रोफोबिक है, वाटर इनसॉल्युबल, वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। और ये लिपिड्स क्या है, एसेंशियल है मल्टीपल बायोलॉजिकल फंक्शंस के लिए। तो मेजर टाइप ऑफ लिपिड में क्या आता है, तो लिपिड्स के अंदर ही फैट्स आ जाता है, ऑयल हो गया, वैक्सेस हो गया या स्टेरॉइड्स हो गया, ये सब किसका कैटेगरी है, लिपिड्स, ठीक है, लिपिड्स और फैट्स। तो फंक्शन क्या है, एनर्जी स्टोरेज, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में हेल्पफुल होता है, हार्मोन सिंथेसिस, इंसुलेशन और ऑर्गन प्रोटेक्शन, ठीक है, इंसुलेशन एंड ऑर्गन प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन। तो जो है ये किसके लिए ज़रूरी है, जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं ना, तो विटामिन दो तरीके के होते हैं, एक तो वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। फैट सॉल्युबल मतलब क्या है कि ये जो है सॉल्युबल किस में होगा, फैट में ही होगा, और वाटर सॉल्युबल जो है वाटर में सॉल्युबल होगा। सो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सा है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ठीक है। और इसका अलग अलग फंक्शन है, हमने ऑलरेडी देख लिया। तो विटामिन ए विजन के लिए, स्किन हेल्थ के लिए अच्छा है। देन विटामिन डी बोन हेल्थ के लिए, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है, ये कहाँ से मिलेगा, सनलाइट, फिश ऑयल, इन सब से मिलेगा। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट या स्किन रिपेयर के लिए, ठीक है, नट्स एंड सीड्स में मिलेगा। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए अच्छा है। बोन हेल्थ के लिए विटामिन के ज़रूरी है, और ये कहाँ मिलेगा आपको, लीफी ग्रीन्स एंड डेयरी में, ठीक है। लो फैट डाइट की वजह से क्या हो सकता है, विटामिन डेफिशिएंसीज हो सकता है। क्यों, क्योंकि अब देखिए लो फैट डाइट की वजह से आपको विटामिन डेफिशिएंसीज क्यों हो जाएगा, इसलिए क्योंकि विटामिन को क्या चाहिए, फैट चाहिए एब्जॉर्प्शन के लिए। ये एब्जॉर्ब तभी होगा जब फैट होगा, ठीक है, इसीलिए लो फैट डाइट की वजह से विटामिन डेफिशिएंसीज हो सकता है। मीन्स क्या है कि हमारा डाइट जो है बैलेंस होना चाहिए, उसमें सभी तरीके का न्यूट्रिशन एक प्रॉपर अमाउंट में, बैलेंस अमाउंट में होना चाहिए, ठीक है। देन अब समझते हैं कि फैटी एसिड क्या है। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फैटी एसिड है, ठीक है। तो फैटी एसिड इज बेसिक यूनिट ऑफ फैट। तो फैट का बेसिक यूनिट को हम कहते हैं फैटी एसिड। और इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और हाइड्रोकार्बन चेन होता है, आर ग्रुप होता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन अगर देखें तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। तो अब समझते हैं, तो फैटी एसिड के बारे में आप समझ गए कि ये क्या है, फैट का बिल्डिंग ब्लॉक है, फैट का बेसिक यूनिट है, ठीक है। तो अब सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या है, इसका केमिकल नेचर अगर देखें तो इसमें सिंगल बॉन्ड ही होता है बिटवीन कार्बन एटम। तो एक ही बॉन्ड देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड। और ये फुल्ली सैचुरेटेड होता है हाइड्रोजन एटम्स के साथ, इसीलिए इसका नाम क्या है, सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। तो इसमें क्या है, याद रखिए, जो है सिंगल कार्बन बॉन्ड है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड्स है कार्बन एटम के साथ, एटम्स के साथ। देन कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो ये सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। तो याद रखना है, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है, एक तो सिंगल बॉन्ड, देन दूसरा सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, जैसे कि बटर, घी, लार्ड। तो ये क्या है, सॉलिड होता है, ठीक है। बटर अगर आप देखें तो बटर क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे। अगर आप फ्रिज से बाहर भी रखेंगे तो बटर क्या रहेगा, थोड़ा सा सॉलिड टाइप का रहेगा, ठीक है। घी भी तो ये मोर स्टेबल होता है, लेस प्रोन टू रेंसिडिटी, ठीक है, ये जल्दी क्या होगा, खराब नहीं होगा। देन लॉन्गर शेल्फ लाइफ इसीलिए होता है इसका। सोर्स देखें तो मोस्टली एनिमल फैट से ये मिलता है और कुछ प्लांट ऑयल से भी मिलता है, कोकोनट ऑयल या पाम ऑयल से भी मिलता है। सो हेल्थ का एंगल क्या है कि अगर एक्सेस पे ये लिया गया तो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको कहते हैं, तो वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इससे हार्ट डिजीज या ओबेसिटी का खतरा होगा। तो ये लिमिटेड होना चाहिए, इसको पूरा का पूरा एलिमिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका घी है, बटर है, ये सब ठीक है, आप लिमिटेड अमाउंट में ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। तो केमिकल नेचर अगर देखें तो यहाँ पे 1 और मोर डबल बॉन्ड होता है और इसमें हाइड्रोजन
हाइड्रोजन एटम्स जो है कम होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है ये लिक्विड होगा रूम टेम्परेचर पे, और जो सैचुरेटेड है वो सॉलिड होगा, जैसे कि ऑलिव ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, फिश ऑयल हो गया, तो ये क्या क्या है, लिक्विड है। ठीक है, मस्टर्ड ऑयल तो आपने देखा ही होगा, ऑलिव ऑयल देखा ही होगा, क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। और ये मोर प्रोन टू रेंसिडिटी। ठीक है, रेंसिडिटी का क्या मतलब हो जाएगा, तो ये फूड जो है जल्दी स्पॉइल हो सकता है, खराब हो सकता है। ठीक है, और ये क्यों होता है, केमिकल चेंजेस की वजह से, तो ये जल्दी खराब हो सकता है। ठीक है, देन इजीली ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा इसलिए ये रेंसिडिटी के लिए मोर प्रोन है। और हेल्दियर देन सैचुरेटेड फैट्स, और जो ये सैचुरेटेड फैट्स है घी और बटर, इससे बेटर है ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, फिश ऑयल। ठीक है, देन टाइप्स। ठीक है, तो टाइप्स में अगर हम देखें तो मोनो सैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, तो ये अनसैचुरेटेड जो है इसमें दो तरीके का होता है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो जो ये मोफा होता है इसमें 1 डबल बॉन्ड होता है, जैसे कि ऑलिव ऑयल और ग्राउंड नट ऑयल। और जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है मीन्स प्यूफा, तो इसमें मल्टीपल डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, इसमें क्या है, एक ही डबल बॉन्ड है, इसमें मल्टीपल डबल बॉन्ड है, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल या फिश ऑयल। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 होता है। हेल्थ बेनिफिट क्या है कि हार्ट के हेल्थ के लिए अच्छा है, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको ये लो कर देगा, कम कर देगा, और एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट है, और ब्रेन और आई हेल्थ के लिए अच्छा है। ठीक है, तो ऑलिव ऑयल या ग्राउंड नट ऑयल, ठीक है, सनफ्लावर ऑयल या फिश ऑयल, ठीक है, ये सब ज़्यादा क्या है, बेनिफिशियल है। और इसमें क्या होता है, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 होता है। तो क्विक कंपैरिजन अगर हम देखें तो सैचुरेटेड क्या है, इसमें एक ही सिंगल बॉन्ड होगा और ये सॉलिड रहेगा रूम टेम्परेचर पे, ये ज़्यादा स्टेबल है, एनिमल फैट है और कोकोनट ऑयल वगैरह होता है, और हाइयर इसमें जो है रिस्क होता है एक्सेस में अगर ले लिया गया। ऑब्वियसली अगर आप कम ले रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर यूज़ कर रहे हैं तो प्रॉब्लम है। देन अनसैचुरेटेड फैट्स जो है 1 और मोर डबल बॉन्ड इसमें होता है, एक या मोर भी हो सकता है, ये लिक्विड रहेगा, ये लेस स्टेबल है, प्लांट ऑयल या फिश ऑयल, और ये कार्डियो प्रोटेक्टिव है, ये हार्ट के लिए अच्छा है। ठीक है, देन अब समझते हैं कि बेस्ट एंड वर्स्ट सोर्स ऑफ फैट्स, ऑलरेडी अब हम समझ ही चुके हैं। तो सैचुरेटेड फैट्स जो है ये लिमिट में करना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत अच्छा सोर्स नहीं है। नॉट टोटली अवॉइड, पूरा आपको अवॉइड नहीं करना है। तो बेटर और एक्सेप्टेबल क्या है, मॉडरेशन में मिल्क, कर्ड, पनीर या घी हो गया, कोकोनट ऑयल, ठीक है, ये सब कुछ, डार्क चॉकलेट, तो ये सब चीज़ क्या है, सैचुरेटेड है, फैट है, तो इसको मॉडरेशन में लिया जा सकता है। देन अनहेल्दी और एक्सेस हो जाने से क्या होगा, तो जैसे कि अनहेल्दी क्या हुआ, रेड मीट या बेकॉन, सॉसेस, ज़्यादा सॉस का खाना, ठीक है, या बटर एक्सेस, बटर जो है ज़रूरत से ज़्यादा, क्रीम या प्रोसेस्ड चीज़ या फ्राइड फास्ट फूड में, ये सब में मिलता है। देन मोफा, ये बेस्ट एवरीडे फैट्स है, हार्ट फ्रेंडली है, ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंड नट या पीनट ऑयल या अवाकाडो ऑयल, ठीक है, और ये जो है सबसे ज़्यादा आपको ईजिली क्या मिलेगा, मस्टर्ड ऑयल मिलेगा, और ये भी अच्छा ही सोर्स है। ठीक है, आमंड्स, कैश्यू, पीनट, सीसेमे सीड्स, ये सब भी इसी में आता है। ठीक है, तो इसमें कोई वर्स्ट सोर्स नहीं है, और लेकिन अगर ओवर कंजम्पशन आप कर रहे हैं तो रिस्क है। ऐसा नहीं है कि ठीक है अब इजीली मस्टर्ड ऑयल मिल रहा है तो मस्टर्ड ऑयल को बस बना के पकौड़ा और ये खाए जा रहे हैं, इतना भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल होना चाहिए। देन प्यूफा, एसेंशियल फैट्स, तो इसमें बैलेंस चाहिए। ओमेगा 3 सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है, और फैटी फिश, सालमन, सार्दीन या सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, मैकेरल जो भी है, ठीक है, तो फैटी फिश में पाया जाता है ओमेगा 3, फ्लैक्स सीड में और चिया सीड में, वॉलनट्स में, सोयाबीन्स में, ठीक है, सोयाबीन्स में भी काफ़ी ओमेगा 3 पाया जाता है। देन ओमेगा 6 इसकी ज़रूरत है लेकिन एक्सेस की वजह से हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, ओमेगा 3 बहुत बेनिफिशियल है, ओमेगा 6 की भी ज़रूरत है लेकिन अगर एक्सेस है तो प्रॉब्लम है। जैसे सनफ्लावर ऑयल या कॉर्न ऑयल या सोयाबीन ऑयल, इसको अगर बहुत ज़्यादा ले लेते हैं आप, ये ओमेगा 6 है तो इससे हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, और जो पैकेज फूड है यूजिंग रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल, तो जो रिफाइंड ऑयल यूज़ किया जाता है पैकेज फूड में ये काफ़ी ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम होता है कि ओमेगा 6 और ओमेगा 3 4:1 होना चाहिए, ठीक है, या और लोअर होना चाहिए। लेकिन आजकल का जो डाइट है क्या देखने के लिए मिलता है, जो ओमेगा 6 है काफ़ी अमाउंट में है और ओमेगा 1 नहीं है, तो ये इन्फ्लामेटरी है, प्रॉपर नहीं है। ठीक है, तो ओमेगा 6 और ओमेगा 3 प्रॉपरली होना चाहिए जितना बॉडी को रिक्वायर्ड है। देन ट्रांस फैट,
ठीक है, इसको कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए, जो कि लोगों से होता नहीं है। ठीक है, मार्केट में जितना भी फास्ट फूड आपको मिल रहा है ट्रांस फैट ही है ये। और सोर्स अगर देखें तो क्या क्या है, मार्गरीन, वनस्पति ऑयल, ठीक है, देन बेकरी का जो भी आइटम है, केक्स है, बिस्किट है, पफ्स है, ठीक है, ये जनरली लोग क्या करते हैं, चाय बिस्किट तो बहुत जनरली लोग खाते हैं, तो ये सब बहुत नुकसान है। और जो भी पैकेज स्नैक्स है, चिप्स है, इंस्टेंट नूडल्स हो गया, रीयूज्ड डीप फ्राई ऑयल में जो भी है, ठीक है, स्ट्रीट फ्राइड फूड इजीली जो मिलता है, ये सब में ट्रांस फैट है। और जिस ऑयल को बार बार यूज़ किया जा रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रांस फैट होता है, तो जनरली अवॉइड करना चाहिए। लेकिन जनरली लोग क्या करते हैं, या आप हो या मैं हूँ, हम लोग बाहर जाते हैं तो जनरली ट्रांस फैट की तरफ ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, पर नहीं होना है। देन अब समझते हैं कोलेस्ट्रॉल क्या है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल इज ए फैट लाइक, ये क्या होता है, फैट लाइक होता है, वैक्सी सब्सटेंस सिंथेसाइज्ड होता है ये मेनली लिवर में। कोलेस्ट्रॉल कहाँ सिंथेसाइज होता है, लिवर में। और ये जरूरी है सेल मेम्ब्रेन्स के लिए, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन्स के फॉर्मेशन के लिए, हार्मोन के सिंथेसिस के लिए, विटामिन डी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो सके उसके लिए। ठीक है, देन बाइल फॉर्मेशन ऑफ बाइल एसिड्स दैट हेल्प इन फैट डाइजेशन। ठीक है, इसके लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट अब समझते हैं नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होना चाहिए। ठीक है, तो टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितना, टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और लो डेंसिटी जो कोलेस्ट्रॉल होता है लिपोप्रोटीन, ठीक है, तो ये 100 से कम होना चाहिए। ठीक है, 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देन जो हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, तो जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है ये मेन में 40 से ज़्यादा और विमेन में 50 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल अगर देखें तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है जो कि होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, और इसमें जो अगर हाई लेवल होगा तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्लेक बिल्डअप हो जाएगा आर्टरीज में, जिसको हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, इससे हार्ट अटैक का और स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। देन हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, अगर हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को अगर हम ज़्यादा लेंगे और तो ये एक्सेस जो भी एलडीएल होगा, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होगा, उसको ब्लड स्ट्रीम से रिमूव करेगा और कार्डियोवास्कुलर डिजीज से बचाएगा। ठीक है, ट्रांस फैट और ट्रांस फैटी एसिड्स के बारे में हम थोड़ा बहुत देख ही चुके हैं। तो ये क्या है, अनसैचुरेटेड फैट है। ट्रांस फैट किस में आता है, अनसैचुरेटेड फैट में ही आता है। ये नेचुरल भी है, मिलता है, और इंडस्ट्रियल फॉर्म में भी मिलता है। तो अगर आ जाता है कि ट्रांस फैट तो जो है नेचुरल नहीं मिलता है तो हम इसको कट कर देंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, ट्रांस फैट जो है ये नेचुरल भी मिलता है। हेल्थ रिस्क समझते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल, उसको बढ़ा देता है, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन गुड कोलेस्ट्रॉल को घटा देता है। ठीक है, तो बैड कौन सा है, एलडीएल लो डेंसिटी वाला बैड है, और जो एचडीएल है हाई डेंसिटी वाला गुड कोलेस्ट्रॉल है, याद रखना है। तो इससे क्या होता है, सीवीएस का खतरा बढ़ जाता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज का। ठीक है, तो ट्रांस फैट कितने तरीके का होता है देख लेते हैं टाइप्स। नेचुरली अकरिंग ट्रांस फैट और आर्टिफिशियल या इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट। तो जो नेचुरली अकरिंग ट्रांस फैट है ये स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स में। ठीक है, ड्यू टू माइक्रोबियल फर्मेंटेशन इन रूमिनेंट एनिमल्स। ठीक है, ये कैसे बनता है, माइक्रोबियल फर्मेंटेशन की वजह से बनता है इन रूमिनेंट एनिमल्स, मतलब जो जुगाली करने वाला एनिमल होता है, इसीलिए मीट और डेयरी प्रोडक्ट में क्या मिलता है, ट्रांस फैट होता है। देन इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट अगर देखें तो ये कैसे बनता है, प्रोड्यूस्ड बाय हाइड्रोजिनेशन। तो हाइड्रोजिनेशन से के प्रोसेस से इसको बनाया जाता है। इसमें लिक्विड ऑयल को कन्वर्ट किया जाता है सॉलिड फैट्स में। ठीक है, तो ट्रांस फैट के बारे में हमने ये देखा, और ये कॉमन इन पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल, और जो पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल है इसमें ये कॉमन है। तो याद रखना है ट्रांस फैट किस टाइप का फैट है, अनसैचुरेटेड फैट है, जो कि नेचुरल और इंडस्ट्रियल फॉर्म में भी मिलेगा। अब सोर्स देखें ट्रांस फैट का, तो नेचुरल सोर्स डेयरी प्रोडक्ट, मीट फ्रॉम कैटल, शीप। इंडस्ट्रियल सोर्सेस अगर देखें तो प्रोसेस्ड फूड में, बेक्ड गुड में, और मार्गरीन और फास्ट फूड्स में, ये सब में मिल सकता है। देन ग्लोबल इनिशिएटिव टू एलिमिनेट ट्रांस फैट, तो WHO का क्या कैंपेन है, रिप्लेस कैंपेन 2018 का, कि एलिमिनेट किया जाना चाहिए ट्रांस फैट को ग्लोबली। टारगेट ईयर क्या था, 2023।
जो कि ऑब्वियसली नहीं हुआ है। देन कंट्री का एग्जाम्पल अगर देखें तो डेनमार्क फर्स्ट कंट्री है जहां पे बैन किया गया ट्रांस फैट को। देन यूनाइटेड स्टेट FDA बैंड आर्टिफिशियल ट्रांस फैट 2015 में। तो इंडियन इनिशिएटिव्स क्या है ट्रांस फैट को लेकर के, तो FSSAI जो है तो इन्होंने क्या किया कि ट्रांस फैट फ्री लोगो कि क्या होना चाहिए फूड में, ट्रांस फैट फ्री लोगो होना चाहिए, वॉलेंट्री लेवलिंग फॉर ट्रांस फैट फ्री प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोमोट हेल्दियर फूड चॉइसेस। तो अगर जो है फूड में ऐसे लगा होगा कि ट्रांस फैट फ्री है तो लोगों को पता चलेगा तो लोग हेल्दी फूड को चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। देन हार्ट अटैक रिवाइंड कैंपेन 2018 का ऑब्जेक्टिव था कि रिड्यूस किया जाए ट्रांस फैट को फूड सप्लाई में, ताकि ट्रांस फैट का कंजम्पशन जो है बिलो 2% हो सके जितना भी फैट है उसका। देन रुको, ठीक है, रीपर्पस यूज्ड कुकिंग ऑयल इनिशिएटिव्स। अब ये क्या है इसको समझते हैं। तो ये एक इनिशिएटिव्स है जो FSSAI के द्वारा लिया गया कि प्रमोट किया जा सके सेफ डिस्पोजल एंड रिसाइकलिंग ऑफ यूज्ड कुकिंग ऑयल, ठीक है। जो भी हमारे घर में कुकिंग ऑयल यूज होता है तो उसका सेफ डिस्पोजल और रिसाइकल किया जा सके। तो कोर ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो है प्रिवेंट किया जा सके, जो रिपीटेड यूज हो रहा है जो भी डिग्रेडेड कुकिंग ऑयल है उसका बार बार यूज नहीं करना है, जिससे कि हेल्थ रिस्क बढ़ जाता है कैंसर या हार्ट डिजीज का। तो क्या करना है, कलेक्ट यूज्ड कुकिंग ऑयल फ्रॉम होटल्स। तो जो भी होटल्स वगैरह है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कुकिंग ऑयल होता है क्योंकि वो बार बार उसी ऑयल को यूज़ करते हैं। तो वहाँ से होटल से, रेस्टोरेंट से और फूड बिजनेसेस से उन ऑयल को कलेक्ट करना है, फिर इसको बायोडीजल में कन्वर्ट करना है और सपोर्ट करना है क्लीन एनर्जी और सर्कुलर जो है इकोनॉमी को, क्योंकि उस ऑयल को बार बार यूज होने से नुकसान होता है। इसीलिए उसको क्या किया जाना चाहिए, कलेक्ट किया जाना चाहिए होटल से, रेस्टोरेंट से और फूड बिजनेसेस से। तो इससे क्या होगा, फूड सेफ्टी बढ़ेगा और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ये कम होगा और सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगा। ऑल्टरनेटिव फ्यूल यूज का एक तरीका है, ठीक है, कि किस तरीके से कर सकते हैं। देन ईट राइट मूवमेंट, ठीक है, ईट राइट इंडिया। तो ये क्या है, ये इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और FSSAI के द्वारा, ताकि सेफ, हेल्दी और सस्टेनेबल फूड हैबिट लोगों के बीच बन सके। की फोकस एरिया क्या है, फूड सेफ्टी और हाइजीन, ठीक है। हेल्दी डाइट होना चाहिए, न्यूट्रिशन अवेयरनेस लोगों के बीच आए, सॉल्ट और शुगर और ट्रांस फैट का यूज़ कम से कम हो, ठीक है, और ट्रेडिशनल और लोकल फूड का प्रमोशन किया जा सके और सस्टेनेबिलिटी आ सके फूड सिस्टम में। तो ओवरऑल एम क्या है कि लोगों का बिहेवियर जो है हेल्दी ईटिंग की तरफ जाए, ठीक है, एंड बिल्ड अ न्यूट्रिशन सिक्योर इंडिया, ठीक है। देन फूड एडल्ट्रेशन क्या है, तो फूड एडल्ट्रेशन का मतलब है कि इंटेंशनल और अनइंटेंशनल अगर एडिशन किया जा रहा है किसी भी सब्सटेंस का जो कि डिग्रेड कर रहा है फूड के क्वालिटी का, ठीक है। जब हम मिलावट कहते हैं ना कि एडल्ट्रेशन, मिलावट, फूड क्वालिटी और सेफ्टी कहने का क्या मतलब है कि या तो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली कुछ सब्सटेंस ऐड किया जा रहा है जो उसके फूड के क्वालिटी को क्या कर रहा है, खराब कर रहा है, ठीक है। तो इसको क्या माना जाता है, इस ऑफेंस को कंसिडर्ड अ क्रिमिनल ऑफेंस अगर ये जो है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड को वायलेट करता है तो। और इसको रेगुलेट कौन करता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट जो 2006 का है, ठीक है, ये रेगुलेट करता है। तो ये हार्मफुल क्यों है, क्योंकि इसके वजह से हेल्थ हजार्ड हो सकता है जैसे फूड पॉइजनिंग या क्रोनिक डिजीज, और ये रिड्यूस कर सकता है न्यूट्रिशनल वैल्यू और ये कंज्यूमर के ट्रस्ट को भी अंडरमाइन करता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि एडल्ट्रेशन कितने तरीके का हो सकता है, टाइप्स ऑफ एडल्ट्रेशन, फिर उसका एग्जाम्पल और इम्प्योरिटी। तो इंटेंशनल एडल्ट्रेशन जैसे कि राइस में, तो कैसे प्लास्टिक राइस मिला दिया जाता है सिंथेटिक स्टार्च ग्रेन्स का, तो कितना मतलब हेल्थ के लिए खराब है कि प्लास्टिक राइस को मिलाया जा रहा है, ठीक है। देन और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं इंटेंशनल में कि चिली पाउडर में, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, ब्रिक पाउडर या आर्टिफिशियल कलर, मतलब कितना बुरा आप सोच सकते हैं कि जो चिली पाउडर आपके खाने के लिए है उसमें ब्रिक पाउडर मिला रहे हैं, आर्टिफिशियल कलर मिला रहे हैं। देन कॉफी पाउडर जिसमें कि चिकोरी पाउडर मिलाया जाता है टू इंक्रीज वेट, ठीक है, ताकि कॉफी पाउडर थोड़ा सा वेट बढ़ सके। देन इंसिडेंटल एडल्ट्रेशन, ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, मतलब ये जानबूझ के नहीं किया गया है, हो जाता है, इंसिडेंट है, जैसे पेस्टिसाइड रेसिड्यू या इंसेक्टिसाइड्स वगैरह आ गया। देन फ्लोर, ठीक है, आटा में कभी रोडेंट ड्रॉपिंग्स या इंसेक्ट्स की वजह से कुछ आ गया, पता नहीं लोगों को, पर ठीक है, हो गया। देन हनी, शुगर सिरप और ग्लूकोज टू इंक्रीज स्वीटनेस, अब इसमें जो है
ये जो हनी में क्या किया जा रहा है, शुगर सिरप या ग्लूकोज जो है डाला जा रहा है ताकि ये मीठा हो सके, ठीक है। देन मेटेलिक एडल्ट्रेशन, जैसे कि राइस है, इसमें लीड और मरकरी आ जाए कंटामिनेटेड वाटर से, या ब्लैक सॉल्ट है, ठीक है, इसमें आयरन फिलिंग्स आ जाए, तो ये हो गया कुछ एडल्ट्रेशंस का हमने देख लिया। एडल्ट्रेशन क्या है, क्रिमिनल ऑफेंस है। अब समझते हैं एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस को। तो AMR क्या है, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस कहने का मतलब है कि जब माइक्रोब्स जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, पैरासाइट्स, ठीक है, नो लॉन्गर रिस्पॉन्ड टू एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन। कहने का क्या मतलब है कि अगर आपको एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन मतलब कि एंटीबायोटिक्स या एंटीवायरल्स या एंटी फंगल्स या एंटी पैरासाइटिक्स दिया जाता है और जो है इस टाइम पे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी इन सब पे कोई असर नहीं होता है, कोई रिस्पॉन्स ये नहीं करते हैं, ठीक है, अगर आप मेडिसिन लेंगे और क्या होगा, जो भी एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन होगा, एंटीबायोटिक्स को लिया जाएगा तो फिर वो फाइट करेगा, ठीक है, जो भी बैक्टीरिया, फंगस, वायरस जो भी चीज़ है उसको ख़त्म करेगा। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे एक तरीके से रेसिस्टेंस डेवलप हो जाता है, और ये रेसिस्टेंस डेवलप हो जाने का क्या मतलब है कि मेडिसिन का असर ही नहीं हो रहा, तो आपको तो बीमारी ठीक ही नहीं होगा जो भी माइक्रोब्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो ये है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। तो ये होता कैसे है, आखिर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस हो कैसे रहा, एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है। तो जब हाई नंबर ऑफ बैक्टीरिया एंड फ्यू ऑफ देम आर रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, कि काफ़ी सारा बैक्टीरिया है और कुछ ही के ऊपर एंटीबायोटिक्स का असर हो रहा है, ठीक है। Then antibiotics kill bacteria causing the illness as well as good bacteria protecting the body from infection। अब हो क्या रहा है कि ठीक है, जो तो बॉडी में इलनेस कॉज कर रहा है उसको मार रहा है, लेकिन ऐसा हो रहा है कि जो बॉडी के लिए गुड बैक्टीरिया है उसको भी मार रहा है, ठीक है, ये भी हो सकता है। देन द रेसिस्टेंट बैक्टीरिया नाउ हैव प्रीफर्ड कंडीशन टू ग्रो एंड टेक ओवर। अब और क्या हुआ है कि अब जो भी रेसिस्टेंट बैक्टीरिया है अब इसके पास और प्रीफर कंडीशन हो गया कि ये ग्रो कर सके और आगे बढ़ सके, ठीक है, इसका और ग्रोथ हो सके। बैक्टीरिया कैन इवन ट्रांसफर देयर ड्रग रेसिस्टेंस टू अदर बैक्टीरिया कॉजिंग मोर प्रॉब्लम्स, कि अब जो उसका रेसिस्टेंस है वो दूसरे बैक्टीरिया में भी ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि अब ये मेडिसिन के टुवर्ड्स एक्ट ही नहीं कर रहे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये ना मर रहे हैं ना कुछ हो रहा है, ये उल्टा और क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। तो ये हमने देखने के लिए मिला कि बहुत सारा बैक्टीरिया है जिसमें से कुछ बैक्टीरिया ही एंटीबायोटिक्स से रेसिस्टेंट है, और एंटीबायोटिक्स कभी कभार क्या करता है कि बुरे बैक्टीरिया के साथ अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देता है। तो अब जैसे अच्छे बैक्टीरिया को मार दिया तो जो रेसिस्टेंट बैक्टीरिया है अब इसके पास जो एंटीबायोटिक्स से कोई एंटीबायोटिक्स का इन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो इनके पास और प्रीफर कंडीशन आ गया ताकि ये ग्रो कर सके, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं, जो अदर बैक्टीरिया है उनको भी अपना जो ये ट्रेट है, ठीक है, ड्रग रेसिस्टेंस, इसको ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इससे और प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। अब कॉजेज समझते हैं। एक तो नेचुरल एवोल्यूशनरी प्रोसेस हो गया, जेनेटिक चेंजेस पैथोजन में हो गया, इसीलिए अब ये जो भी मेडिसिन दिया जा रहा है वो उसके खिलाफ एक्ट नहीं कर रहे हैं। दूसरा, एक्सिलरेटेड बाय ह्यूमन मिसयूज एंड ओवर यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स इन ह्यूमन, एनिमल्स एंड एग्रीकल्चर, कि क्या हो रहा है कि जितना जरूरत है उससे ज़्यादा जो है यूज़ किया जा रहा है या मिसयूज़ किया जा रहा है, ओवर यूज़ किया जा रहा है, तो इसके वजह से भी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस हो सकता है, पूछा जा चुका है। तो कंसिक्वेंसेस क्या है, मेक्स इन्फेक्शन डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू ट्रीट। तो अब अगर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस हो गया, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस हो गया, तो अब क्या होगा, जो भी बैक्टीरिया है, वायरस है, इसको ट्रीट करना मुश्किल हो जाएगा, इन्फेक्शन फैलता जाएगा, मॉर्टेलिटी हो सकता है, ट्रीटमेंट का कॉस्ट बढ़ सकता है, हॉस्पिटल स्टेज बढ़ सकता है। तो ये मॉडर्न मेडिकल प्रोसीजर के लिए अच्छी बात नहीं है, सर्जरी, कीमोथेरेपी या ट्रांसप्लांट के लिए। तो वैक्सीन क्या है, तो वैक्सीन का रोल यहाँ आता है कि ये प्रिवेंट करेगा जो इन्फेक्शियस डिजीज है, तो इससे क्या होगा कि एंटीबायोटिक्स का कम से कम जरूरत पड़े और हेल्प स्लो द स्प्रेड ऑफ रेसिस्टेंट माइक्रोब्स, और जो भी रेसिस्टेंट माइक्रोब्स है उसका जो है स्प्रेड क्या होगा, स्लो हो जाएगा, ठीक है। देन अब देखते हैं बायोफिल्म, ये भी पूछा जा चुका है। बायोफिल्म क्या है, तो ये एक स्ट्रक्चर्ड कम्युनिटी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, मतलब काफ़ी सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक कम्युनिटी है, और ये सरफेस पे अटैच हो जाता है और इम्बेडेड इन सेल्फ प्रोड्यूस्ड प्रोटेक्टिव मैट्रिक्स, ये खुद ही ऐसा प्रोटेक्टिव मैट्रिक्स अपने लिए बनाने लगता है। तो की फीचर क्या है, तो कैन फॉर्म ऑन मेडिकल इम्प्लांट्स विद इन ह्यूमन टिश्यू, तो जो मेडिकल इम्प्लांट्स है ह्यूमन टिश्यू के अंदर उसमें हो सकता है। फूड और फूड प्रोसेसिंग सरफेस पे डेवलप कर सकता है। ये हाई रेसिस्टेंस शो करता है एंटीबायोटिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स का, ठीक है, और ये प्रोटेक्ट करता है माइक्रोब्स को फ्रॉम द इम्यून सिस्टम एंड हार्श इन्वायरमेंट में भी। तो जैसे ये बायोफिल्म बन जाएगा, ठीक है, स्ट्रक्चर कम्युनिटी
कम्युनिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इससे क्या होगा और इसको ताकत मिलेगा, तो माइक्रोब्स को ये बचाएगा हार्श जो है इन्वायरमेंट में। तो इसके ऊपर भी बायोफिल्म्स के ऊपर क्वेश्चन बन चुका है। ये है क्या, स्ट्रक्चर्ड कम्युनिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो भी एक सरफेस पे क्या होगा, अटैच हो जाएगा और ये क्या करेगा, इम्बेडेड इन सेल्फ प्रोड्यूस प्रोटेक्टिव मैट्रिक्स, तो ये अपने आप को ही बचाने के लिए प्रोटेक्टिव मैट्रिक्स में जो है बनाने लग जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं वन हेल्थ अप्रोच क्या है। तो वन हेल्थ अप्रोच एक हॉलिस्टिक स्ट्रैटेजी है जो कि रिकॉग्नाइज करता है इंटरकनेक्शन बिटवीन ह्यूमन, एनिमल एंड इन्वायरमेंटल हेल्थ को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखने के लिए मिल रहा है कि इंटरकनेक्टेड है ह्यूमन का हेल्थ, इन एनिमल का हेल्थ और इन्वायरमेंट का हेल्थ, कि किसी में भी अगर इन्फेक्शन फैल रहा है तो एक दूसरे को इजीली हो जाता है। तो वन हेल्थ का मतलब ही है कि एक हॉलिस्टिक जो है स्ट्रैटेजी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर आगे देखें कि ये क्यों मैटर करता है, तो ये एड्रेस करता है जूनोटिक डिजीज को, इकोसिस्टम डिग्रेडेशन एंड एएमआर को। ठीक है, ये प्रमोट करता है कोऑर्डिनेटेड एक्शन अक्रॉस सेक्टर। ठीक है, देन ग्लोबल कोलैबोरेशन क्या है कि वन हेल्थ जॉइंट प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है, ये लिया गया है 2022 से 26 के लिए, और इसको लेड कौन कर रहा है, तो FAO, यूनेप, WHO एंड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ। ठीक है, एम क्या है कि टैकल करना है इमर्जिंग हेल्थ थ्रेट्स थ्रू इंटीग्रेटेड पॉलिसीज। ठीक है, कि इंटीग्रेटेड पॉलिसी होगा, सिर्फ एक जो है आइसोलेशन में हम नहीं ट्रीट कर सकते हैं। जो जूनोटिक डिजीज है वो एनिमल से ह्यूमन में आ जाता है, अगर इन्वायरमेंट में कुछ पैथोजेंस है तो उससे फैल जाता है एनिमल से फिर ह्यूमन से। तो इस तरीके से क्या होना चाहिए, इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए। तो इंडिया का इनिशिएटिव क्या है, नेशनल वन हेल्थ मिशन। ठीक है, लेड बाय ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। फोकस किसके ऊपर है कि कोऑर्डिनेशन और प्रिपेयर्डनेस हो सके। ठीक है, इंक्लूडिंग एनिमल पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव भी इसमें आता है। दूसरा, एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ। ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक फंडेड है। ठीक है, अब देखते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम को। ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम कहने का मतलब है कि जो भी नॉलेज और प्रैक्टिसेस है हमारा इंडिजिनस बिलीफ के ऊपर, ठीक है, उनको यूज़ करके हेल्थ को मेंटेन किया जा सकता है और जो भी इलनेस है उसको ट्रीट किया जा सकता है, जो भी आपका नॉलेज और प्रैक्टिसेस है इंडिजिनस बिलीफ पर। ठीक है, तो मेजर सिस्टम इसमें क्या आता है, आयुष, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सोवा रिगपा और होम्योपैथी। ठीक है, तो गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इसके लिए है, जो कि प्रमोट करता है रिसर्च, एजुकेशन एंड इंटीग्रेशन इनटू मेन स्ट्रीम हेल्थ केयर। ठीक है, और ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, तो ये क्या करता है, TKDL प्रिजर्व करता है और डॉक्यूमेंट करता है इंडियन मेडिसिनल नॉलेज टू प्रिवेंट बायोपायरेसी। ठीक है, कि कोई और चुरा के पेटेंट बना ले, कुछ कर ले, बायोपायरेसी हो जाए, तो ये प्रिजर्व करता है TKDL जो भी इंडियन मेडिसिनल नॉलेज है उसको। ठीक है, देन WHO का इंडोर्समेंट, तो WHO रिकॉग्नाइज करता है ट्रेडिशनल मेडिसिन को कि हाँ ट्रेडिशनल मेडिसिन क्या है, यूजफुल है फॉर अचीविंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। ठीक है, कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए ट्रेडिशनल मेडिसिन यूजफुल है। देन मेजर ट्रेडिशनल सिस्टम अगर हम देखें तो आयुर्वेदा। ठीक है, ओरिजिन देखने के लिए हमें कहाँ मिलता है, एंशिएंट वैदिक पीरियड में। ठीक है, इंडिया में ही ओरिजिन है आयुर्वेद का। तो बेस्ड ऑन बैलेंस ऑफ 3 दोसाज। ठीक है, 3 दोष, जैसे एयर, देन पित्त, फायर, देन कफा, वाटर। ठीक है, तो फोकस किसके ऊपर होता है, बॉडी माइंड हार्मनी के ऊपर। प्रिवेंटिव केयर है, रिजुविनेशन। ठीक है, देन नेचुरल रेमेडीज, देन योगा, ओरिजिन इंडिया। इम्फेसाइज किसके ऊपर है, यूनियन ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, तो इसके लिए कुछ आसनाज है, पोस्चर, प्राणायाम से ब्रीदिंग और ध्याना, मेडिटेशन। देन नेचुरोपैथी, तो बेस्ड ऑन हीलिंग पावर ऑफ नेचर के हीलिंग पावर के ऊपर बेस्ड है, जैसे डाइट थेरेपी, फास्टिंग, हाइड्रोथेरेपी, लाइफस्टाइल करेक्शन, ये नेचुरोपैथी है। देन यूनानी, ओरिजिन ग्रीस से हुआ है और इंट्रोड्यूस टू इंडिया बाय अरब्स, तो अरब्स लोगों ने यूनानी को इन्होंने जो है इंट्रोड्यूस किया है। तो थ्योरी ऑफ 4 ह्यूमर, ब्लड, फेलगम, येलो बाइल, ब्लैक बाइल, तो इसमें क्या है, बैलेंस ह्यूमर्स टू मेंटेन हेल्थ। ठीक है, कि इसको जो है इन सारे चीज़ों को मेंटेन करके हेल्थ को क्या किया जा सकता है, मेंटेन किया जा सकता है। ठीक है, देन सिद्धा, तो ये मेनली साउथ इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है। ये किसके ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन पंचभूतास। ठीक है, 5 एलिमेंट्स, 3 ह्यूमर्स में, जैसे वता, पित्ता और कफा, जो हमने देखा था किसमें है, आयुर्वेदा में। ठीक है, आयुर्वेदा में वता, पित्ता और कफा मीन्स एयर, फायर एंड वाटर। ठीक है,
तो ये है। देन यूज हर्ब्स मिनरल्स डाइट फॉर बॉडीली बैलेंस। देन सोवा रिग्पा, ये अमची सिस्टम है, ये ट्रेडिशनल तिब्बतन मेडिसिन है इन्फ्लुएंस बाय आयुर्वेदा, और ये 5 एलिमेंट्स के ऊपर बेस्ड है और ह्यूमरल बैलेंस के ऊपर, ठीक है। देन डिराइव्ड फ्रॉम अष्टांगा हृदय, ठीक है, इसको कहाँ से डिराइव किया गया, अष्टांग हृदय से, और प्रैक्टिस इसको बेसिकली किया जाता है हिमालयन इंडिया में, चाइना, मंगोलिया, नेपाल, रसिया और भूटान में। देन होम्योपैथी डेवलप किया गया है सैमुएल हैनीमैन के द्वारा जर्मनी में 18th सेंचुरी में। प्रिंसिपल क्या है, लाइक क्योर्स लाइक, ठीक है, और ये हाईली डाइल्यूटेड सब्सटेंसेस का यहाँ यूज होता है और ये प्रोवाइड करता है इंडिविजुअलाइज्ड होलिस्टिक ट्रीटमेंट, ठीक है, कि इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। देन अब समझते हैं ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, तो लोकेशन कहाँ पे, ये ग्लोबल ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन ये कहाँ पे है, तो जामनगर गुजरात में है, ठीक है। पर्पस क्या है कि फर्स्ट ग्लोबल नॉलेज सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, तो ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए क्या है, पहला ग्लोबल नॉलेज सेंटर है, ठीक है, फर्स्ट ग्लोबल नॉलेज सेंटर। फाइनेंशियल कमिटमेंट अगर देखें तो इंडिया कमिटेड कितना, लगभग $250 मिलियन, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये स्ट्रेंथ करेगा इंडिया का लीडरशिप इन ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन गवर्नेंस में। देन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इसको हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में। तो ये क्या है, मेडिकल टेक्निक है जो कि इनफर्टिलिटी को ट्रीट करता है, और इसको WHO कैसे डिफाइन करता है, एज इनेबिलिटी टू कंसीव आफ्टर 1 ईयर विदाउट कॉन्ट्रासेप्शन, कि अगर कोई कंसीव नहीं कर पा रहा है, ठीक है, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहा है 1 साल जो है बिना कॉन्ट्रासेप्शन का यूज़ किए, तो हम कहेंगे कि ठीक है इनफर्टिलिटी का कोई इशू यहाँ पे है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड है, IVF है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है और सरोगेसी है। कॉमन ART मेथड क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हम पढ़ चुके हैं। देन गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इंट्रासिस्टेमिक स्पर्म इंजेक्शन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है, ये सब कुछ हम लोग देख चुके हैं। देन सरोगेसी के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे एक कोई भी विमेन जो है सरोगेट मदर यहाँ होती है, ठीक है, वो कैरी करती है किसी दूसरे विमेन के बच्चे को, ठीक है, मतलब कि यूट्रस जो है सरोगेट मदर का होता है और बच्चा किसी और का होता है, ठीक है। तो ये हम इसको भी अच्छे से हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी सरोगेसी को। तो इसमें सरोगेसी का टाइप्स अगर देखें तो एक तो ऑल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी होता है, कोई मॉनेटरी कंपेंसेशन नहीं है एक्सेप्ट मेडिकल एक्सपेंसेस, और दूसरा कमर्शियल सरोगेसी है कि पैसे के लिए जो है कर रहे हैं बियॉन्ड मेडिकल कॉस्ट। देन CAR T सेल थेरेपी, तो ये क्या है, फॉर्म ऑफ सेल्यूलर इम्यूनोथेरेपी, जहाँ पे पेशेंट के T सेल को क्या किया जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है लैब में, ताकि वो बेटर रिकॉग्नाइज कर सके कैंसर सेल को और कैंसर सेल को मार सके। मतलब क्या है, इसमें क्या किया जाता है, ये एक तरीके का सेल्यूलर इम्यूनोथेरेपी है जहाँ पे पेशेंट का ही T सेल को क्या करेंगे, लेंगे और इसको फिर लेकर के जेनेटिकली मॉडिफाइड करेंगे, चेंजेस करेंगे, ताकि फिर इसको इन्फ्यूज जब किया जाएगा तो ये बेटर जो है डिस्ट्रॉय कर सकेंगे कैंसर सेल को। तो ये वर्क कैसे करता है, तो T सेल्स जो है इम्यून सेल्स है जो कि पैथोजन को अटैक करता है और एबनॉर्मल सेल को, लाइक कैंसर्स को। और CAR T सेल थेरेपी में क्या होगा कि T सेल को इस तरीके से इंजीनियर्ड किया जाएगा काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर्स के साथ, ठीक है, और मॉडिफाइड किया जाएगा इन T सेल्स को, और फिर इसको री इन्फ्यूज दोबारा कर दिया जाएगा पेशेंट के अंदर कि अब वो सेल को टारगेट कर करके मार सके। इंडियन कंटेक्स्ट में अगर हम देखें डेवलपमेंट, तो नेक्स्ट CAR-19 जो है इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस CAR T सेल थेरेपी है। इसको डेवलप किसने किया, इम्यूनो एक्ट, ठीक है, इंक्यूबेटेड बाय IIT बॉम्बे, और इसको अप्रूव किया CDSCO ने। और CDSCO के बारे में भी हम देख चुके हैं कि इंडिया का ये सेंट्रल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ये रेगुलेट करता है ड्रग इंपोर्ट को, न्यू ड्रग अप्रूवल को, क्लिनिकल ट्रायल्स को, और ये फंक्शन करता है कौन से एक्ट के अंदर, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट जो कि 1940 का है उसके अंदर।